हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल प्राइसिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी, मेथड्स, प्राइस डिफरेंशिएशंस, प्राइस कंपटीशन वर्सेस नॉन प्राइस कंपटीशन, मीनिंग ऑफ डंपिंग, टाइप्स ऑफ डंपिंग, ट्रांसफर प्राइस एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस RPM। एक एक करके हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्राइसिंग पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज एंड मेथड्स। कई तरह की प्राइसिंग पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, मेथड्स एक इंटरनेशनल मार्केटर यूज करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंपटीशन, यानी कि इस स्ट्रेटेजी डिसाइड करते वक्त जो इंटरनेशनल मार्केटर अपने दिमाग में रखता है, वो देखता है कि कितना वहां पर कंपटीशन है, उसके बेस पे वो अपनी प्राइस तय करता है। ये अगेन 3 टाइप्स की हो सकती है: अबव कंपटीशन, बिलो कंपटीशन, एट पार विद कंपटीशन। नंबर 1, अबव कंपटीशन। मान लीजिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है, उसका प्रोडक्ट जो है काफी इनोवेटिव नेचर का है, जो दूसरों से हटकर है, अलग कलर, अलग डिजाइन में आता है, उसकी ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, जो अदर कंपटीटर के प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं उनसे अबव अपनी प्राइस रखेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, उसके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी है, तो वह अपने कंपटीटर से हाई प्राइस आसानी से चार्ज कर सकता है। दूसरी ओर मान लीजिए उसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही है। इसके अलावा वो अभी न्यू मार्केट में जस्ट एंट्री कर रहा है और वहां पर जो कंपटीशन लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में उसको अपने आप को सर्वाइव करना होगा, तो वो अपने जो कंपटीटर की प्राइस से कम प्राइस चार्ज करेगा। तीसरा आता है एट पार विद कंपटीशन। एट पार कंपटीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलमोस्ट उसके कंपटीटर की क्वालिटी की इक्वलेंट ही है, यानी कि लगभग उस जैसी ही है, तो उसके प्रोडक्ट और कंपटीटर के प्रोडक्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो अपनी प्राइस भी जो है अपने कंपटीटर की प्राइस के ऑलमोस्ट नियर ही रखता है। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि कोई प्राइस वार नहीं शुरू होता। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। वैसे बात है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस तय करने में जो कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपनी कॉस्ट का अनुमान नहीं लगा लेता, तब तक वो सही प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी पहले कॉस्ट क्या है। कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, जो कि माल को बनाने से रिलेटेड आती है। और तीसरी होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉस्ट, इनकी जो कॉस्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती है। इन तीनों को कॉस्ट को जोड़कर हमारी कॉस्ट आती है। शॉर्ट टर्म में जरूर हो सकता है कि एक जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को है केवल मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट का शेयर जोड़कर बेचे, जब वो स्पेशली किसी मार्केट में एंट्री करना चाहता है, या फिर अपनी जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको बेचना चाहता है, या अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहता है। लेकिन लंबे समय तक किसी भी बिजनेसमैन के लिए इसके बेस पर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक बिजनेसमैन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना है। तो लॉन्ग रन के अंदर जो है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि टोटल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और उसमें हम अपने प्रॉफिट का शेयर जोड़ते हैं। जो अब प्राइस आती है उस प्राइस को हम इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट की प्राइस तय करते हैं। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस तय करते वक्त जो डिमांड का लेवल है वो भी बहुत मैटर करता है। डिमांड, अगर मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो ग्राहक है वो बहुत हमारे ब्रांड से काफी इंस्पायर है, काफी प्रेफर करते हैं हमारे ब्रांड को, तो अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो वहां पर प्राइस आसानी से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम है, लोगों को उसके बारे में अभी अनअवेयरिटी है, लोग उसके बारे में अभी ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं, हमारे ब्रांड को ज्यादा पहचानते नहीं, ऐसे केस में हमें प्राइस कम रखनी पड़ती है। डिमांड के साथ साथ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर जो डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो इनइलास्टिक है, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो नेचुरल बात है उस केस में जो मार्केटर है वो ज्यादा प्राइस आसानी से रख सकता है।
क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। इसी तरीके से अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस में स्लाइटली जरा सा भी चेंज करेंगे, जरा से भी बढ़ाएंगे तो डिमांड पर उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। फोर्थ आता है आपका स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि मलाई उतारने वाली। इसके अंदर जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस स्पेशली इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत ज्यादा रखता है। उसके कई रीजन हैं। जो मेन रीजन है वो उसका प्रोडक्ट जो है काफी इनोवेटिव नेचर का है, यानी कि स्पेशल टाइप का है। अगर उसका प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव नेचर का है, वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग है इन द कलर, इन डिजाइन और इन पैकिंग, तो वो इन क्वालिटी, तो इन केस वो जो अपने कंपटीटर से काफी अच्छी प्राइस चार्ज कर सकता है। इसलिए वो जो है शुरुआत में इंट्रोडक्शन स्टेज में तो प्राइस ज्यादा रखता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो अदर कंपटीटर है वो भी उस प्रोडक्ट की कॉपी करने लग जाते हैं, वो भी उस जैसा प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में जो है वो अपनी प्राइस कम कर देता है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है। फिफ्थ आता है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी यानी कि बाजार में प्रवेश कीमत नीति कहते हैं इसे, कि इसमें क्योंकि जो मार्केटर है वो बाजार में प्रवेश करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, इसलिए जो शुरू में वो प्रोडक्ट की प्राइस है वो काफी कम रखता है ताकि धीरे धीरे लोग उसके प्रोडक्ट को यूज करने लगे। जैसे उसके प्रोडक्ट को यूज करने लगेंगे और उसका जो प्रोडक्ट की रेंज है वो बढ़ने लगेगी, लोगों का जो उसका जो सेल्स का बेस है वो बढ़ने लगेगा, उसका जो कस्टमर बेस है बढ़ने लगेगा। फिर वो आगे जाके जब उसका बेस बढ़ जाता है तो वो अपनी प्राइस को स्लाइटली इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी में जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो सबसे एक ही प्राइस चार्ज करता है। उससे ये मैटर नहीं करता कि कोई जो 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 जिसको आप माल बेच रहे हैं, जो इंपोर्टर है, वो कितनी दूरी पे बैठा है, किस जगह बैठा है, वो किस कंट्री का है, डेवलपिंग का है, अंडर डेवलप का है या मोस्ट डेवलप नेशन का है, ये मैटर नहीं करता। खासकर ये पॉलिसी उन प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होती है जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज प्राइस पॉलिसी भी कहते हैं। खासकर जो ऑयल कंपनी है, जिनकी जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, वो इस यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी को यूज करती है। नंबर 7 आता है आपका डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि जो मार्केटर है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। उसके रीजंस कई रीजंस हो जाते हैं। कई रीजंस में जस्ट लाइक जो अलग अलग कंट्री में जो टैरिफ जो रेट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, वहां की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्सेस हैं वो अलग अलग होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग होती है, कंपटीशन का लेवल अलग होता है, कल्चर, सोशल एनवायरनमेंट अलग होता है, डॉक चार्जेस अलग होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कई जगह ज्यादा आती है, प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल में है ये भी बहुत मैटर करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस तय करते हैं। स्पेशली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो अप करती है। नंबर 8 आता है टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी। टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी में क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की दो प्राइस रखते हैं। जो डोमेस्टिक में माल बेचते हैं, अपने घर में बेचते हैं, वो तो हम कम प्राइस पे बेचते हैं, लेकिन जो विदेश में बेचते हैं, फॉरेन में बेचते हैं, वो हम हायर प्राइस पे बेचते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मेन ये है कि क्योंकि डोमेस्टिक में कई तरह के हमें चार्जेस बियर नहीं करने पड़ते जो हमें फॉरेन में बियर करने पड़ते हैं। स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो फॉरेन में बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा डॉक चार्जेस बहुत ज्यादा आते हैं, कस्टम एंड क्लियरेंस ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसे कई सारे खर्चे, इंश्योरेंस, शिपिंग चार्जेस, वो सारे जो हमें फॉरेन में बियर करने पड़ते हैं जो हमें डोमेस्टिक में बियर नहीं करने पड़ते। इसलिए इसे हम टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक के लिए अलग प्राइसिंग और फॉरेन कंट्री के लिए अलग प्राइसिंग। नंबर 9 आता है आपका जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को अलग अलग जोन में क्रिएट कर देते हैं, एक खंडों में बांट देते हैं और हर एक जोन के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस तय करते हैं। यानी कि उस जोन से रिलेटेड जितने भी कस्टमर है उनके लिए आप एक प्राइस रखते हैं, लेकिन वो जो प्राइस है वो एक जोन की दूसरे जोन से अलग हो सकती है। अब ये जो जोन बांटे जाते हैं वो मेन रीजन उनके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटे जाते हैं। जस्ट लाइक आपने यूरोप को 3 पार्ट में बांट दिया, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप, तो नेचुरल बात आपने यूरोप के 4 पार्ट्स बांट दिए। इसी तरीके एशिया में साउथ एशियंस के लिए अलग, ईस्ट एशियाज के लिए अलग, तो आपने ऐसे ऐसे जोन बना दी, तो हर एक जोन के लिए आप एक अलग प्राइस डिसाइड करते हैं। नंबर 10 प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। यहां तक सारे इसे प्रोडक्शन पॉइंट पॉलिसी या
फैक्ट्री पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है वो इतनी प्राइस तय करता है कि जो उसकी कॉस्ट उसको माल को बनाने में आई एट द डोर ऑफ फैक्ट्री प्लस उसका जो प्रॉफिट का शेयर है। अब जो भी इस फैक्ट्री से लेके इंपोर्टर के डेस्टिनेशन तक जो भी खर्चे आएंगे वो सारे खर्चे जो हैं वो इंपोर्टर को बियर करने हैं, ना कि एक्सपोर्टर को। इसलिए इसको प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं। तो आगे जितने भी जो भी खर्चे आने हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी है, चाहे क्लियरिंग के चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, ये सारे के सारे चार्जेस जो है इंपोर्टर बियर करेगा, एक्सपोर्टर बियर नहीं करेगा। नंबर 11 आता है फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऊपर वाली, जैसे ऊपर टॉपिक में देखा था कि फैक्ट्री के डोर के बाद जितने भी चार्जेस हैं वो इंपोर्टर बियर करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है जो प्राइसिंग को तय करते वक्त ना केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि उसके बाद जो भी चार्जेस हमें बियर करने हैं, जस्ट लाइक शिपिंग का फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, क्लियरिंग चार्जेस हो गए, कस्टम चार्जेस हो गए, यानी कि प्रोडक्ट को अपने फैक्ट्री से लेके इंपोर्टर के डॉक तक, यानी कि इंपोर्टर कंट्री के डॉक तक, यानी कि वहां तक पहुंचाने तक जितने भी चार्जेस आएंगे वो सब इस प्राइस के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जनरली इंपोर्टर जो है वो इस प्राइस को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें उनका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है, और सारा का सारा रिस्क किसका होता है? एक्सपोर्टर का होता है। क्योंकि उनका रिस्क कब स्टार्ट होता है? जब जो माल है उनकी कंट्री के डॉक यानी कि बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, उसके बाद वो जब माल की डिलीवरी उठाएंगे वहां से उनका रिस्क स्टार्ट होता है। और इसके अलावा उनके लिए इस प्राइस को दूसरी कंट्री की प्राइसेस से या दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्राइसेस से कंपेयर करना भी आसान होता है। नंबर 12 आता है ओड प्राइसिंग पॉलिसी। आजकल ये बहुत फेमस है। ओड प्राइसिंग पॉलिसी में क्या करते हैं हम? प्राइस ऐसी तय करते हैं जो ओड नंबर पर खत्म होती है। जस्ट लाइक 999 बजाय 1000 यानी कि 4 डिजिट में रखने की बजाय आप इसको 3 डिजिट में रख सकते हैं, 999। इसी तरीके से 9999 अगर हम 1 रुपया बढ़ाते हैं तो वो 5 डिजिट में हो जाता है, 10,000 हो जाता है। तो इस तरह की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो जनरली ओड नंबर पे रखी जाती है, और इससे क्या होता है कि कस्टमर के दिमाग में आता है कि ये जो प्राइस है वो थोड़ी सस्ती है। इसको हम जनरली यूज करते हैं जो शूज वगैरह है, फुटवेयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज करते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में ज्यादा यूज की जाती है ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी। मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचते वक्त इस प्राइसिंग पॉलिसी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। 13 आता है आपका प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी। प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है? पहले तो प्रीमियम क्या होता है पहले इसको क्लियर करें। जब एक कस्टमर नॉर्मल प्राइस से जो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है उसे हम प्रीमियम प्राइस कहते हैं। अब प्रीमियम प्राइस कस्टमर क्यों देगा? नेचुरल बात है, उसके लिए मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट जो है कुछ यूनिक होना चाहिए। अब ये यूनिकनेस कई नेचर से हो सकती है। उसकी जो क्वालिटी का लेवल है वो बहुत अच्छा हो सकता है, या उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है, या वो प्रोडक्ट जो है वो लग्जरी हो सकता है जिसके लिए कस्टमर कोई भी प्राइस देने को राजी है। इसलिए इसको प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसमें जो कस्टमर है वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस हायर रखता है। जनरली आपने देखा होगा इन मोबाइल फोन इंडस्ट्री, एप्पल फोन के जो प्राइस है वो अदर फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि एप्पल एक ऐसा ब्रांड है और उसके अपने एक लॉयल कस्टमर है जो एप्पल के फोन को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी। नंबर 14 आता है लो प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट्स एंड हाई प्राइस पॉलिसी फॉर स्पेयर पार्ट्स। इसमें कंपनी जो है एक तरीके से टैक्स खेलती है। क्या टैक्स खेलती है? जो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट है वो तो बहुत सस्ते रेट पर देती है, लेकिन जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसके कल पुर्जे हैं वो काफी हाई रेट पे होते हैं। यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम जो है वो अपने कंपटीटर से कम रखती है, जिससे कि जो कस्टमर है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने में। लेकिन जब उस प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी आती है या उस प्रोडक्ट को ठीक करवाना पड़ता है, उसके किसी पुर्जे में खराबी आ जाती है तो पुर्जों को बाय करना पड़ता है, तो उसका जो हर एक पार्ट्स है वो काफी महंगा मिलता है। ध्यान रहे ये पॉलिसी तभी यूज कर सकते हैं कि जब वो स्पेयर पार्ट्स ऐसे हो कि वो जो मेन कंपनी है, जो कोर कंपनी है वो ही बना रही है, उसके अलावा कोई दूसरा उसकी कॉपी नहीं कर रहा, उसको नहीं बना रहा। यानी कि उसके कंपटीटर के बनाए हुए जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट में यूज नहीं हो सकते, तभी इस पॉलिसी को अपनाया जा सकता है। जनरली जो ये है जो कैपिटल गुड्स हैं उसमें यूज की जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस प्राइसिंग पॉलिसी को यूज किया जाता है।
जो सुरक्षा इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें इसको यूज किया जाता है, या कारों में इस पॉलिसी को ज्यादा अपनाया जाता है। आई होप आपको प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजीज मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां डिस्कस करते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन। यानी जब एक मैन्युफैक्चरर अपने सेम प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है तो उसको हम प्राइस डिफरेंशिएशन कहते हैं। जरूरी है कि वो प्राइस डिफरेंशिएशन इसलिए करता है कि वो अपने कस्टमर में कोई पक्षपात करता है, बायस्ड होता है, ऐसा नहीं। उसके कई रीजंस होते हैं। अब ये रीजंस कई तरह के हो सकते हैं। जस्ट लाइक कितनी क्वांटिटी में वो परचेज कर रहा है, ये बहुत मैटर होता है। वो पेमेंट कैश कर रहा है या क्रेडिट में कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। अगर क्रेडिट में कर रहा है तो उसको क्रेडिट पीरियड कितना लंबा चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। इसके अलावा हमारी कंट्री से उस जहां पर हमें माल पहुंचाना है उस कंट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ज्यादा है, ये बहुत मैटर करता है। प्रोडक्ट किस टाइम पीरियड में खरीदा जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग दाम रखे जाते हैं। इसको हम प्राइस डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्राइस डिफरेंशिएशन 3 तरह का होता है। नंबर 1 डिस्काउंट, नंबर 2 रिबेट, नंबर 3 प्रीमियम। अब पहला डिस्कस करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है प्रोडक्ट को उसके नेचुरल प्राइस से कम पर देना, दैट इज डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट जो है अगेन इसको टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 क्वांटिटी डिस्काउंट, नंबर 3 सीजनल डिस्काउंट, नंबर 4 कैश डिस्काउंट। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। जैसा इसका नेम है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो जनरली कस्टमर को नहीं दिया जाता बल्कि मिडिल मैन्स को दिया जाता है। ये मिडिल मैन्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसके लिए जो मिडिल मैन्स हैं, जो हमारे होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, वो उनकी जो मार्केटिंग सर्विसेज है उसके लिए उनको दिया जाता है। इसलिए इसको फंक्शनल डिस्काउंट भी कहते हैं। इसका मकसद होता है कि वो हमारे ब्रांड्स को या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में अपने यहाँ स्टोर करके रखें। इसका हमारे को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा वो हमारी एडवर्टीजमेंट में हमारे को हेल्प करें। इसके अलावा वो कस्टमर को जो है आफ्टर सेल सर्विसेज हमारे बिहाफ पर प्रोवाइड करवाए। इसलिए ये जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। सेकंड आता है आपका क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट जो है जैसे इसका नेम है ये क्वांटिटी की वजह से दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है अपने कस्टमर्स को ये देता है डिस्काउंट जब वो एक पर्टिकुलर एक सर्टेन क्वांटिटी में माल खरीदते हैं एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है वो दिवाली से 2 महीने पहले इस स्कीम निकालती है एक्सपोर्टर कि मैं क्वांटिटी डिस्काउंट दूंगी इस पर्टिकुलर 2 मंथ्स के अंदर अगर आप बाय करेंगे। तो नेचुरल बात है जो भी उस पर्टिकुलर 2 मंथ्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट का गुड्स खरीदेंगे तो उनको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 लाख तक कोई डिस्काउंट नहीं है। 2 लाख से 3 लाख तक आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 लाख से 4 लाख के बीच में आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा और 4 लाख से अबोव आप कितना भी खरीदे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसे दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। यानी कि उस 2 महीने के अंदर जो भी इस 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का माल खरीदेगा उसको उसी के हिसाब से उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन इसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। अब इसको और अच्छे तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए नॉन क्यूमुलेटिव है तो उस केस में क्या होगा, जस्ट लाइक अभी हम एग्जांपल चला रखा था कि 2 लाख रुपए का माल खरीदना है। अगर उस 2 महीने में कोई पर्सन जो है वो मान लीजिए पहले 50,000 का माल खरीदता है, फिर 1 लाख का माल खरीदता है और फिर 1 लाख का माल खरीदता है, तो उसने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 2.5 लाख का माल खरीद लिया, लेकिन उसको क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलेगी क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव है। क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या वो ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर रही या नहीं। तो इस केस में उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब इसी एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं कि वो नॉन क्यूमुलेटिव नहीं क्यूमुलेटिव है। तो इस केस में नेचुरल बात है उसने एक बार 50,000 का माल खरीदा, उसने एक बार 1 लाख का माल खरीदा और फिर 1 लाख का माल खरीदा। तो अब जो उसका जो अमाउंट है वो 2.5 लाख हो गया, यानी कि 2.5 लाख रुपए हो गए। तो वो 2 लाख से 3 लाख की रेंज में आ गया। तो अब उसको इस टोटल 2.5 लाख पर यानी कि 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी कि क्वांटिटी डिस्काउंट 2 तरह के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट आता है आपका सीजनल डिस्काउंट। जैसे इसका नाम, अब कुछ जो गुड्स होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में खरीदे जाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है और वो जब वो आउट ऑफ सीजन हो जाते हैं तो नेचुरल बात है मैन्युफैक्चरर के पास उसका एक स्टॉक इकट्ठा हो जाता है।
तो मैन्युफैक्चरर जो है वो उस नॉन सीजन में गुड्स को निकालने के लिए, क्लियर करने के लिए सीजनल डिस्काउंट देता है। इसका फायदा ये होता है कि मैन्युफैक्चरर को उस नॉन सीजन पीरियड में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उसको जो कैश की दिक्कत थी वो आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा उसको स्टॉक जो है वो अपने वेयर हाउसिंग में स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, वो भी क्लियर हो जाता है। और कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो प्रोडक्ट है उसको आगे जाके यूज करना ही है, एज वेल एज मिडिल मैन को ये प्रोडक्ट आगे खरीदना ही है, उनको ये डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिल जाता है, उनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होती है। तो दिस इज अ सीजनल डिस्काउंट। नंबर 4 दैट इज अ कैश डिस्काउंट। अब जैसे इसका नाम है कैश डिस्काउंट, ये जनरली वो मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं जिन्हें कैश की प्रॉब्लम है। तो इनका मकसद जो होता है वो होता है प्रमोट करना कस्टमर को कैश पे करने के लिए। इससे एक तो फायदा होता है कि कैश जल्दी आता है, और दूसरा बैड डेट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पैसा आपके पास तुरंत आ गया तो डूबने के चांस भी कम है। तो यानी कि जो पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम बिंग में कैश पे कर देगा उसको तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो उस पर्टिकुलर टाइम बिंग के बाद पे करता है उसको कैश डिस्काउंट नहीं। नंबर 2 डिस्कस करते हैं, दैट इज रिबेट। रिबेट क्या है, जिसे हम छूट भी कहते हैं। रिबेट जो जनरली है यहाँ पर एक अलग टर्म्स में काउंट होती है, आपके अकाउंटिंग टर्म से थोड़ी अलग टाइप से। यहाँ पर रिबेट जो है मैन्युफैक्चरर जो है अपने कस्टमर को इसलिए देता है कि कस्टमर किसी वजह से प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। उसके अनसेटिस्फैक्शन के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रोडक्ट रास्ते में पहुंचा तो थोड़ा बहुत टूट गया, न जो बताया सारा तो नहीं, मान लीजिए उसने 1000 क्वांटिटी भेजी लेकिन 1-2 जो उसमें से आइटम है वो खराब हो गई, या फिर पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया, या थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो खराब हो गई। तो ये कई रीजंस हो सकते हैं जिससे कस्टमर जो है वो अनसेटिस्फाइड। हालांकि जो रिबेट की कोई पर्टिकुलर रेट नहीं, कोई ऐसी स्टैंडर्डाइज मेंशन है, ये डिपेंड करता है उन सर्कमस्टेंसेस पे कि किस में रिबेट दी जा रही है, एज वेल एज जो बायर है उसको कितनी लॉस हुई उस पर डिपेंड करता है। थर्ड आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि एक जो मैन्युफैक्चरर है एक नॉर्मल प्राइस से जो हायर प्राइस चार्ज कर रहा है उसे प्रीमियम कहते हैं। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक ही प्रोडक्ट के आप एक जगह तो कम प्राइस ले रहे हैं और उसी प्रोडक्ट के आप दूसरी जगह हायर प्राइस कैसे ले रहे हैं। तो उसकी वजह कई रीजंस हो जाते हैं। वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेन रीजन हो सकती है, उसमें क्या क्या आपने फीचर्स डाली वो फीचर्स मेन हो सकती हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जनरली चाइनीज कंपनी तो जो है वो यूएस के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करती है, और एज वेल एज अदर डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन जस्ट लाइक इंडिया के साथ भी बहुत ट्रेड करते हैं। अब चाइनीज कंपनी जो प्रोडक्ट यूएस के कस्टमर के लिए बनाती है उसकी क्वालिटी और फीचर्स बहुत ज्यादा होती है। नेचुरल बताइए, इसलिए वो प्राइस भी वहां पर ज्यादा चार्ज करती है, क्योंकि डेवलप नेशन में है कस्टमर वो प्राइस देने के लिए हमेशा हेजिटेट नहीं करते, हमेशा रेडी रहते हैं। ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन में जो है कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है, तो वहां पर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी को बहुत मैटर किया जाता है। इसलिए चाइनीज कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को दो तरह से बनाती है। यूएस के लिए हायर प्राइस पे बनाती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और जो अदर कंट्रीज के लिए लोअर प्राइस पे बनाती है। तो यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीमियम भी जो है वो भी प्राइस डिफरेंशियल का एक पार्ट है। आई होप आपको ये प्राइस डिफरेंशियल्स के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइस कंपटीशन वर्सेस नॉन प्राइस कंपटीशन। ध्यान रहे, जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर जो बिजनेसमैन को काफी सोचना पड़ता है कि उसको प्राइस वे में कंपटीशन करना है या नॉन प्राइस वे में कंपटीशन करना है। हालांकि दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान हैं, लेकिन जो आजकल जो कंपनियां हैं वो नॉन प्राइस कंपटीशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगी हैं। क्योंकि प्राइस कंपटीशन का क्या होता है कि शुरू में तो आप अपने कंपटीटर को फेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं, और कई बार तो प्राइस इतनी कम करनी पड़ती है कि आपको कॉस्ट से भी नीचे अपनी प्राइस रखनी पड़ती है। और उसका फिर क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो जो प्रोडक्ट है वो बिकने लग जाता है। अब वो आपस में जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच में प्राइस वार स्टार्ट है। अब वो प्राइस वार का नतीजा क्या निकलता है कि दोनों कंपनी प्राइस कम करती जाएंगी, और नेचुरली वो दोनों ही कंपनियां आपस में एक दूसरे को बर्बाद करती। तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप प्राइस कंपटीशन की बजाय नॉन प्राइस कंपटीशन में एंट्री करें। नॉन प्राइस कंपटीशन के क्या क्या वे हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से थोड़ा सा हटकर बनाएं। उसमें आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग या डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं,
उसके कलर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कलर में, मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो पहले अपनी कार को केवल व्हाइट और ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड कर रहा था, अब वो कई कलर्स में प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग साइजेस में प्रोवाइड कर सकता है कि पहले केवल एक पर्टिकुलर साइज में बेच रहा था, अब वो अलग अलग साइजेस में बेच सकता है, बड़े और छोटे और मीडियम साइज, अलग अलग स्टाइल में उसको अवेलेबल करा सकता है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफर करके नॉन प्राइस कंपटीशन में आने का। सेकंड आता है आपका इफेक्टिव प्रमोशनल एफर्ट्स। इसके लिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाता है। उसके लिए वो इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम चलाता है। इसके अलावा वो इफेक्टिव प्रमोशनल स्कीम चलाता है, इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग स्कीम्स चलाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हों। अब कई तरह की इफेक्टिव प्रमोशनल स्कीम्स चलाई जा सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी डिस्काउंट देना, यानी कि उसी प्राइस पर आपको एक्सेस क्वांटिटी प्रोवाइड करना, फ्री गिफ्ट प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट के साथ उसके साथ जो कंटेनर है वो फ्री में मिलना, फ्री सैंपल मिलना। इसके अलावा अपने कस्टमर्स के बीच में या मिडिलमैन के बीच में सेल्स कॉन्टेस्ट करवाना, और जो कॉन्टेस्ट जीत जाए उसको अट्रैक्टिव गिफ्ट देना। इवन अपने मिडिलमैन को ज्यादा सेल्स प्रमोट करने के लिए उनको फ्री ट्रेवल फैसिलिटी अवेलेबल कराना। तो ये सारी तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो नॉन प्राइस वे में कंपटीशन कर पाए। थर्ड, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो ये कोशिश करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छी तरह, उसमें काफी इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट जितना इजीली अवेलेबल होगा नेचुरली बात है वो उतना ही आसानी से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा। अब उसके लिए क्या किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोले जाते हैं, प्रोडक्ट को हर समय इजीली अवेलेबल कराया जाता है। अब इजी अवेलेबिलिटी से क्या होता है, जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा बढ़ता है, और नेचुरल बात है उसको फिर प्राइस वार में कम्पीट करने की जरूरत नहीं। नंबर फोर्थ आता है अदर नॉन प्राइस फैक्टर्स। कुछ और अदर प्राइस फैक्टर्स भी हैं जिसको नॉन प्राइस फैक्टर्स जिनको यूज कर सकता है। नंबर 1, पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर सेल्स। ये बहुत आज के टाइम में बहुत मॉडर्न वे है कि जो आज कस्टमर है वो नेचुरल बात है प्राइस से ज्यादा सर्विसेज को प्रेफर करता है, उसके लिए सर्विसेज बहुत मैटर करती है। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है वो कोशिश कर सकता है कि वो सेल्स से पहले और सेल्स के बाद काफी इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करे। अब सेल्स से पहले वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जैसे बात अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को उस प्रोडक्ट को यूज करने के अच्छे तरीके से विधि बता सकता है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज करना है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकता है, स्पेशली लाइक आरओ, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में उसको एडवाइस कर सकता है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा उसके जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में डाउट्स है उनको दूर कर सकता है। और जहां तक सवाल है आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या कर सकता है, लाइक फ्री इंस्टॉलेशन, उस प्रोडक्ट की आसानी से उसको फ्री में उसके घर तक अवेलेबल कराना। इवन वारंटी पीरियड में जो है कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जो भी उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इजिली अवेलेबल हो, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो काफी कंसेशन रेट पर उसको ठीक करवाया जा सके। सेकंड आता है रेगुलर सप्लाई। जी मतलब रेगुलर सप्लाई बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कस्टमर क्या होता है बहुत परेशान हो जाता है जब उसको वो एक प्रोडक्ट तो बाय कर लेता है, जस्ट लाइक उसने कार तो बाय कर ली, लेकिन कार में कोई भी खराबी आई, जो उसका स्पेयर पार्ट्स है, जो उसका कोई पुर्जा है वो आसानी से मिल नहीं रहा, तो बहुत परेशान होता है। तो ये जरूरी है कि एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए कि न केवल वो अपने मेन प्रोडक्ट यानी कि उस मेन प्रोडक्ट को भी अवेलेबल कराए, बल्कि उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो बिना डिले के आसानी से अवेलेबल हो जाए। इससे क्या होगा, इससे जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया में जो है मारुति ने कार मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर ऑक्यूपाई कर रखा है एज कम्पेयर टू फॉरेन कार मैन्युफैक्चर। इसका रीजन क्या है? हालांकि हो सकता है कि फॉरेन मैन्युफैक्चर की कार हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में या किसी पर्टिकुलर क्वालिटी में मारुति से ऊपर पड़ती है, लेकिन मारुति कार का सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया में ये है कि उसके स्पेयर पार्ट्स आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, और उसको ठीक करने के लिए जो सर्विसमैन है या जो मिस्त्री है जो जिसको सर्विस देगा वो बड़े इजीली आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसीलिए जो मारुति ने इंडिया के लगभग कार के मार्केट शेयर के 60 to 70% शेयर पर ऑक्यूपाई कर रखा है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स।
प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स में क्या है कि जो आपके इंपोर्टर हैं उनकी कोई शिकायत है, उनके कोई क्लेम्स हैं, जस्ट लाइक प्रोडक्ट की खराबी के बारे में वगैरह के बारे में, तो उसका तुरंत एक्सेप्ट किया जाए, उसकी तुरंत जांच पड़ताल कराया जाए, इंक्वायरी कराई जाए, और उनका अगर मान लीजिए इंक्वायरी में वो ठीक बैठते हैं उनके क्लेम, तो उनका तुरंत उनका भुगतान कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो आपके इंपोर्टर हैं वो काफी सेटिस्फाई रहेंगे और उनसे आपके रिलेशन लॉन्ग लाइफ रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका अट्रैक्टिव क्रेडिट फैसिलिटी। नेचुरल पता है इंटरनेशनल ट्रेड तो वैसे ही क्रेडिट पे डिपेंड रहता है, और स्पेशली जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं उनको जरूरी होता है कि क्रेडिट फैसिलिटी पे प्रोवाइड करना। तो वहां पर जैसे प्लांट है, मशीनरी है, तो या फिर कोई बड़े बड़े कैपिटल गुड्स से रिलेटेड इक्विपमेंट है, तो वहां पर आपको लॉन्गर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करानी पड़ती है और इजी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करानी पड़ती है। इससे भी कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन लेवल में काफी वृद्धि होती है और आपको प्राइस नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन का एक बहुत बढ़िया। लास्ट में आता है आपका वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मार्केट क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करा सकता है, इनकी कई तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा, जिससे कि कस्टमर किसी दूसरे ब्रांड की तरफ सोचे ही। जस्ट लाइक सैमसंग, LG अपने प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज अवेलेबल कराते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में, जिसका बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर अगर उसके एक प्रोडक्ट को बाय करता है, उससे सेटिस्फाई होता है, तो उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट को भी वो बाय करने के लिए इजीली रेडी हो जाता है। आई होप आपको प्राइस कंपटीशन के जो प्राइस कंपटीशन वर्सेस नॉन प्राइस कंपटीशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या क्या टूल्स यूज करते हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं डंपिंग। डंपिंग क्या है? देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बुक में बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बन के आ सकता है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा आप। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का एक पार्ट है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट एट अनरीजनेबली लो प्राइस। इसमें जो प्रोडक्ट को है बहुत लो, जो मतलब बहुत ही कम कीमत पर, जिसे आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, उस पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अंडर द डंपिंग द ग्लोबल कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स। इसमें ग्लोबल कंपनी की जो एमएनसीज है वो क्या करती हैं, वो अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग कंट्री में उसी सेम प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस चार्जेस करती हैं। इट मीन सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एन अनरीजनेबली लोअर प्राइस, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है इवन कॉस्ट से भी नीचे, यानी कि लॉस पर भी बेचती हैं, कि इतने कम प्राइस में बेचती हैं जिसमें प्रॉफिट ना के बराबर है। क्या रीजन, क्यों करती हैं ऐसा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डंपिंग इज टू सेल द सरप्लस प्रोडक्शन इन द फॉरेन मार्केट्स इनिशियली एट अ लो प्राइस with a view to damage the domestic industry of the host nation and later charge the higher prices. उनका जो मेन मकसद होता है अपनी जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको खपाना, उसको दूसरी कंट्री में इतने कम प्राइस पे बेचना। उससे होगा क्या, उस जो होस्ट नेशन है उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वहां के जो घरेलू कारखाने हैं, वो उस प्राइस कंपटीशन को झेल नहीं पाएंगे, वो उस प्राइस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करा पाएंगे और वो बंद हो जाएंगे। और उसका फायदा क्या होगा, बाद में उस जो कंपनी है, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है, उसकी मोनोपोली हो जाएगी और वो आसानी से प्राइस को चार्ज कर पाएगा। हालांकि जो WTO है वो डंपिंग को बैन कर रखा है उसने, तो अगर किसी भी जगह पे कोई डंपिंग होती है तो वो कंट्री जो है वो WTO में उस कंपनी के, वो कंट्री या वो जो मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। हालांकि यहाँ पर भी एक छोटी सी बात ध्यान देनी जरूरी है कि अगर वो जो डंपिंग है उसका जो परसेंटेज है बहुत कम है, मान लीजिए वो डंपिंग की अमाउंट ओनली 1% है टोटल सेल ऑफ द उस डोमेस्टिक नेशन, उस होस्ट नेशन का, तो उसे जो है WTO नेग्लेक्ट कर देगा, उसके बारे में ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करेगा। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डंपिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। 4 तरह की डंपिंग होती है, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग ये कहते हैं, इसे लुटेरा डंपिंग। इसका मकसद क्या होता है? लुटेरा डंपिंग में जो डंपर है, जो फॉरेन सेलर है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कम करके बेचता है, उसका जो मकसद होता है सामने वाली कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बर्बाद कर दे, ताकि वो उन इंडस्ट्री को बर्बाद कर ले और बाद में वो अपनी मोनोपोली वहां पर क्रिएट कर ले, और जब उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए फिर वो अपने प्राइस आसानी से हायर चार्ज कर ले, और जो पहले उसको जो लॉसेज हुए हैं उनको भी रिकवर कर ले और आगे जाके मलाई भी आसानी से उतार पाए।
दूसरा आता है आपका स्पोरेडिक डंपिंग, यानी कि इसे हम इरेगुलर डंपिंग भी कह सकते हैं, अनियमित डंपिंग। इसमें क्या होता है, एक कंट्री जो है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास किसी ईयर में अचानक अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा हो गया, यानी कि उसने जितनी प्रोडक्शन करी उस हिसाब से उसका माल की डिमांड हुई नहीं, तो उसके पास एक ह्यूज अमाउंट में जो है माल बेकार पड़ा हुआ है, वो वेस्ट चला जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो एक ऐसे नेशन में उस माल को बहुत ही कम प्राइसेस पे बेच देता है, जिससे कि उसका माल निकल जाए। अब उसका जो मकसद है वो क्या है, वो है अपने अनक्लियर स्टॉक को क्लियर करना, जिससे कि उसको जो है लॉस कम से कम हो। तो वो वहां पर अपने अनक्लियर स्टॉक को इतने कम दामों पर बेचता है जिसका नुकसान उस देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होता है। थर्ड आता है आपका परसिस्टेंट डंपिंग, यानी कि इसको रेगुलर या नियमित डंपिंग भी कह सकते हैं या लॉन्ग टर्म डंपिंग भी कह सकते हैं। यहां पर क्या होता है कि एक जो कंट्री है, जैसे पिछले टॉपिक में तो किसी पर्टिकुलर ईयर में उस इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के पास अचानक स्टॉक इकट्ठा हो गया, उस पर्टिकुलर ईयर में डिमांड नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, उसके पास इतना प्रोडक्शन की कैपेसिटी है लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिमांड नहीं। वो बना तो सकता है 10 लाख आइटम्स, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो केवल 6 लाख की है, तो उसके पास 4 लाख आइटम्स बेकार जा रही है। तो वो उसके पास जो एक्सेसिव आइटम्स है वो लगातार कंटिन्यू एक दूसरे देश में बहुत कम रेट पर बेचता है। तो इसका जो मकसद है वो है अपने जो एक्सेसिव जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यूस निकालना, उसको कंटिन्यूस खत्म करना, या यूं कहे कि जो अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है उसको पर्टिकुलर में यूटिलाइज करना। नंबर 4 आता है आपका रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग ऊपर के तीनों से थोड़ी हटकर है, इसे विपरीत डंपिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करता है, मैन्युफैक्चरर अपनी खुद की कंट्री में तो प्राइस बहुत कम रखता है, लेकिन जो दूसरी कंट्री में जो प्राइस है वहां थोड़ी ज्यादा रखता है। यहां पर उसका जो मकसद होता है अपनी होम कंट्री में जो भी कंपटीटर हैं उनको बर्बाद करना, यानी कि अपनी होम कंट्री में कंपटीशन को खत्म करना और वहां पर अपनी मोनोपोली क्रिएट करना। लेकिन जो वहां पर उसको अपनी होम कंट्री में लॉस हो रही है उसकी भरपाई वो कहां से करता है, फॉरेन कंट्री से करता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, डंपिंग जो है वो इलीगल है, इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाता है। सारे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं वो एंटी डंपिंग स्टेप्स उठाती हैं। उन्हें जब लगता है कि सामने वाली कंट्री या सामने वाला मैन्युफैक्चरर ज्यादा क्वांटिटी में उनकी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए माल दे रहा है, तो वो कई तरह के टैक्सेस लगा देती हैं, लाइक इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देती हैं या एंटी डंपिंग कोई लॉ पास कर देती हैं। तो यानी कि हर एक वर्ल्ड का नेशन जो है इस डंपिंग को गलत मानता है और इसका विरोध करता है। आई होप आपको मीनिंग ऑफ डंपिंग और टाइप्स ऑफ डंपिंग क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर प्राइस एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ध्यान रखिए, ट्रांसफर प्राइस के टॉपिक को बड़ी ध्यान से समझिएगा। अगेन डंपिंग की तरह ये भी एक अलग से 16 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बड़े आसानी से बनता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में ट्रांसफर प्राइस है क्या? देखिए, ट्रांसफर प्राइस क्या होती है कि जब एक कोई एमएनसी कंपनी होती है तो उसकी जो यूनिट्स होती है, उसकी जो सब्सिडी होती है, वो अलग अलग नेशन में फैली होती है। अब हर एक नेशन में जो उसका एक प्लांट लगा हुआ है वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट्स बनाता है, पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार बनाने वाली कंपनी, फॉर एग्जाम्पल, अब वो कार बनाने वाली कंपनी का, देखिए कार का मेन पार्ट क्या है, नेचुरली कार का मेन पार्ट, जैसे ह्यूमन बीइंग बॉडी का मेन पार्ट क्या है, नेचुरली ह्यूमन बीइंग बॉडी का मेन पार्ट उसका हार्ट, उसका दिल। इसी तरीके से कार का एक मेन पार्ट क्या है, उसका इंजन, उसकी टेक्नोलॉजी। तो नेचुरली मतलब वो हो सकता है जो इंजन है वो तो अपने होम नेशन में बनाती है, लेकिन जो उसके अदर पार्ट्स है लाइक बॉडी, स्टीयरिंग, हॉर्न, हेडलाइट, बैकलाइट एंड सीट्स, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग नेशन में बनाते हैं और फिर एक पर्टिकुलर नेशन में उन सबको असेंबल किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इन सारी सब्सिडीज को एक दूसरे को माल भेजना होता है, माल रिसीव करना होता है, तो इनके जो आपस में इंटर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन इंटर ट्रांजेक्शन को किया जाए तो किस रेट पर किया जाए, वो जो रेट है वो काफी बड़ा इशू, वही हमारे लिए ट्रांसफर प्राइस है। यानी कि जिस रेट पर ये सब्सिडीज अपनी पेरेंट कंपनी को, पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी को, या सब्सिडी कंपनी को जो भी स्पेयर पार्ट्स जिस प्राइस पर अवेलेबल कराती है उसी को हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। अब ट्रांसफर प्राइस को इस तरीके से तय किया जाता है जिससे कि जो कंपनी है, जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम, यानी कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ये करती है कि जिस नेशन में जो प्रॉफिट पर टैक्स है वो ज्यादा है, वहां तो प्रॉफिट को कम रखने की कोशिश की जाती है, और जहां पर प्रॉफिट पर टैक्स कम है वहां पर प्रॉफिट को ज्यादा रखने की कोशिश की जाती है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक नेम ले लेते हैं, जस्ट लाइक एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी का एक जो सब्सिडरी है डी, वो एक नेशन में है, और एक सब्सिडरी है ई, वो दूसरे नेशन में है। अब डी को माल भेजना है, अपने स्पेयर पार्ट भेजने हैं ई। अब इसमें क्या किया जाएगा, अब देखा जाएगा कि किस कंट्री में जो टैक्स की रेट है वो ज्यादा है, किस कंट्री में टैक्स की रेट कम है। मान लीजिए डी नेशन में टैक्स की रेट ज्यादा है, जहां पर डी कंपनी काम करती है, और जिस नेशन में ई कंपनी काम करती है वहां पर टैक्स की रेट कम है। तो जो एबीसी कंपनी है उसका मकसद ये होगा कि डी कंपनी तो कम प्रॉफिट कमाए क्योंकि वहां टैक्स रेट ज्यादा है, लेकिन ई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए क्योंकि वहां टैक्स रेट कम है। अब डी कंपनी जो अपने स्पेयर पार्ट्स है वो ज्यादातर जो है लगभग कॉस्ट या कॉस्ट में बहुत कम प्रॉफिट जोड़कर ई कंपनी को बेचेगी। इससे क्या होगा, डी कंपनी की सेल भी कम होगी और डी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आएगा, और नेचुरली बात है डी कंपनी को उस प्रॉफिट पे बहुत कम टैक्स अपने नेशन में पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा ई कंपनी को वो बहुत कम कॉस्ट पे मिलेगा। अब ई कंपनी जो है उस पे जो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा हालांकि काफी ज्यादा होगा क्योंकि सस्ते पे उसको प्रोडक्ट मिला है, लेकिन क्योंकि वहां टैक्स की रेट कम है, क्योंकि वो टैक्स हेवन नेशन है, तो ऐसे केस में उसको जो टैक्स है वो बहुत कम आएगा। तो एक को दोनों, हालांकि इससे इम्पैक्ट तो एक अलग भी है, आप इस चीज को एक अलग एंगल से भी देख सकते हैं। इससे जो डी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम आएगी, ई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि डी कंपनी इनएफिशिएंट है, ई कंपनी बहुत एफिशिएंट है, लेकिन हमने उस पर्टिकुलर यूनिट की एफिशिएंसी नहीं देखनी, क्योंकि मकसद क्या है, मकसद है जो मेन पेरेंट कंपनी है एबीसी कंपनी, उसके प्रॉफिट को बढ़ाना। तो अल्टीमेटली जो एबीसी कंपनी है उसका प्रॉफिट तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि टैक्स जो है चाहे डी को पे करना है, चाहे ई को पे करना है, चाहे खुद एबीसी कंपनी को पे करना है, वो अल्टीमेटली तो एबीसी का ही टैक्स है। तो जो भी उसको प्रॉफिट आ रहा है, चाहे एक यूनिट से कम आ रहा है, दूसरी यूनिट से ज्यादा आ रहा है, अल्टीमेटली तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इससे हम ट्रांसफर प्राइसिंग है। आई होप आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का एग्जांपल और मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। 4 मेथड्स होते हैं: ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस, ट्रांसफर एट आर्बिट्री प्राइस। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि जो कंपनी है वो अपनी सब्सिडी को जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट टू कॉस्ट में ही दे देती है। जैसे पिछले एग्जांपल में डी कंपनी जो है ई कंपनी को अपनी जो पार्ट्स है वो बिल्कुल कॉस्ट पे बेच देती है। इससे क्या होता है, जो सेल करने वाली कंपनी है उसकी सेल्स और प्रॉफिट्स कम होते हैं, स्पेशली डी कंपनी की, और जो बाय करने वाली कंपनी ई है उसके जो सेल्स और प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हैं क्योंकि उसको प्रोडक्ट सस्ते दे देता है। सेकेंड आता है ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, एक सब्सिडी दूसरी सब्सिडी को जब माल भेजती है तो कॉस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट जोड़कर ऐड करके उसको बेचती है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए डी कंपनी है, उसकी जो पर्टिकुलर कॉस्ट आई और हमने तय कर रखा है कि 10% प्रॉफिट उसमें जोड़ना है, तो डी कंपनी क्या करेगी, जो भी उसकी कॉस्ट आई उसमें 10% प्रॉफिट जोड़ेगी और 10% प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर वो एक सब्सिडी को माल सप्लाई करेगी। इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि दोनों कंपनियों को कोई लॉस नहीं होते। जो सेल करने वाली कंपनी है उसके सेल्स भी बढ़ते हैं एज वेल एज प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। हाँ, बाय करने वाली कंपनी को कॉस्ट टू प्रोडक्शन की कंपैरिजन में थोड़ा महंगा प्रोडक्ट मिलता है। थर्ड आता है ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है कि जो सब्सिडी दूसरी सब्सिडी को स्पेयर पार्ट्स ट्रांसफर कर रही है उसके लिए वो खुद की प्राइसिंग नहीं तय करता, बल्कि जो भी मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस प्रिविलेज चल रही है या जो अवेलेबल है, या जो हमारे जैसे ही दूसरे मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेच रहे हैं, अगर उनकी क्वालिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम भी एक सब्सिडी से दूसरी सब्सिडी को उस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे माल सप्लाई करेंगे। फोर्थ आता है ट्रांसफर एट आर्बिट्रेरी प्राइस। आर्बिट्रेरी प्राइस में क्या होता है, जो पेरेंट कंपनी के मैनेजर है वो और जो सब्सिडी कंपनी के मैनेजर है वो आपस में बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद एक प्राइसिंग तय करते हैं। और ये प्राइसिंग जो है रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट तय होता है
और उस पर्टिकुलर प्राइस पे ही जो सब्सिडी है एक दूसरे को माल सप्लाई करती है। ध्यान रहे इस प्राइस को डिटरमाइन करते वक्त यही ध्यान रखा जाता है कि जो पेरेंट कंपनी है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, जो जहां पर प्रॉफिट पर टैक्स ज्यादा है वहां पर उस कंपनी के प्रॉफिट को कम करने की कोशिश की जाए, और जहां पर टैक्स कम है उस सब्सिडी के प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की। आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ प्राइस एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग क्लियर हो गए होंगे। कम टू द लास्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, दैट इज आरपीएम। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आरपीएम है क्या? इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने होलसेलर और रिटेलर को प्रोडक्ट भेजते वक्त एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक प्राइस रेंज देता है कि इस प्राइस से कम और इस प्राइस से ज्यादा पर आपने माल नहीं बेचना है, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही माल बेचना होता है। ध्यान दें प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी तो नेचुरली यह बात है लिखा ही होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो जनरली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा जाता क्योंकि वो सीक्रेट होता है, कोई भी कंपनी उसको बताना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने होलसेलर और रिटेलर को इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देता है, आपको इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे ही बेचना है। इसका मेन मकसद होता है कि जो कंज्यूमर के ऊपर जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी फाइनल प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना। कई बार क्या होता है जो होलसेलर रिटेलर है वो प्राइस वार में आ जाता है, और प्राइस वार की वजह से जो वो अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रॉफिट को कम करके कम से कम दामों पर बेचने शुरू कर देते हैं। उससे जो कंपनी की ब्रांड इमेज है वो कई बार खराब जाती है कस्टमर के माइंड में। तो मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो प्राइस रेंज तय कर देता है। पर ध्यान रहे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसके लिए तो हर एक नेशन अलाउ करता है, लेकिन मिनिमम प्राइस तय करने के लिए कोई भी नेशन की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। इंटरनेशनल में इसको इलीगल माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है। ज्यादातर नेशन जो है इसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि जो कस्टमर है उसको कंपटीशन का फायदा नहीं मिलता। अगर प्राइस वार होता है तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? नेचुरली बात है कस्टमर को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब जियो कंपनी आई, जियो कंपनी के आने से पहले जो हमारे देश में टेलीकॉम के जो रेट्स थे, मोबाइल की कॉल रेट्स थे, जो इंटरनेट के रेट थे, 3G या 4G इंटरनेट के रेट थे, बहुत हाई थे। लेकिन जियो कंपनी के आने से जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ गया, उसका बेनिफिट किसको मिला? नेचुरली अल्टीमेट कस्टमर को मिला। तो कोई भी नेशन जनरली इसको अलाउ नहीं करता। कई कंट्री जैसे यूएसए, इंडिया, यूके, इन्होंने जो है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस को जो है इलीगल डिक्लेयर कर रखा है, वो उन्होंने मना कर रखा है कि ये इसको यूज नहीं किया जा सकता। आई होप आपको रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो सुझाव है वो इम्पोर्टेंट है, वो मूल्य है, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।